नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है ट्यूटावर के इस चैनल पे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं ट्यूटावर के इस चैनल पे। और जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार अभी बजट का पूरा अभी मानसून बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इन्हीं बातों पर यूपी के बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए इस क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के लिए मैं साझा करना चाहता हूं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। फिर आप चाहे किसी भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी एसएससी कैटेगरी या फिर बैंक कैटेगरी की तैयारी कर रहे हों, या इसके अलावा आप कोई भी एकेडमिक ईयर की तैयारी कर रहे हो, इन सभी के लिए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं मात्र 999 रुपीज़ में। तो अगर आप लोगों में से कोई भी अगर चाहता है हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना, तो वो हमारे इन बैचेस को परचेज कर सकता है। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे प्ले स्टोर में जाना है, टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो कि इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप है। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारे टीचर्स के साथ में पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर को इंटर करते ही ओटीपी आएगा आपके पास, उस ओटीपी को आप डाल देंगे। इसके बाद सीधे सीधे आपके फेसिंग जो है कुछ इस तरीके से आपकी फेसिंग हो जाएगी। और यहाँ पे आप अगर क्लासरूम आईडी डाल देंगे इंटर करने के बाद, सीधे के सीधे आप इस तरीके से हमारे इंटरफेस पे जुड़ जाएंगे, जहाँ पे क्लास ऑफ कॉन्सेप्ट्स के नाम से क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं जिसके थ्रू आप लोग अलग अलग तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली भी हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए अलग से क्लासेस कैरी कराई जाती हैं। उसके लिए आप लोगों को मैसेज करना होगा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि है 6387789671। इस पे आप कॉल करके हमारे दी द्वारा चलाए जा रहे हैं वो सारे बैचेस के बारे में जान सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है। और उत्तर प्रदेश का इन्होंने जो बजट पेश किया है वो कई मायनों में खास है, और किस तरीके से इसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बजट में क्या कुछ खास रहा। तो जो सबसे पहली बात निकल करके सामने आ रही है कि पहली बार जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो 6 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का बजट था, जो कि पिछले साल 5,50,000 करोड़ रुपीस के आसपास का बजट था, जिसको इस बार बढ़ा करके 6 लाख और कुछ 12,000 करोड़ रुपीस के आसपास कर दिया गया है। तो क्या कुछ इस बजट की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहली जो जानकारी हम लोगों को यहाँ पर समझ सामने दिखाई दे रही है, इस तरीके से इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 15 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल के लिए। और साथ ही साथ जो है 1 करोड़ रुपए उसको उसके रख रखाव के लिए जो है अलॉट कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये अगर देखा जाए तो कल्चरल रूप से काफी ज्यादा हमारे हिस्ट्री को कंजर्व करने की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कि भारत का संविधान लिखा था। और भारत का संविधान हम सभी को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को जो है इम्प्लीमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी समय भारत जो है एक रिपब्लिक राष्ट्र बना था। तो ये सभी लोग जानते हैं। चलिए आइए आगे जानते हैं कि अगला क्या कुछ खास है। तो अगला अगर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो रीजनल लैंग्वेजेस की यहाँ पर जो बात करी जा रही है, रीजनल लैंग्वेजेस की जो बात करी है यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें कि बुंदेली एकेडमी, जो केशवदास बुंदेली एकेडमी, इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास अवधी एकेडमी, इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए उन्होंने जो है अलग अलग तरीके की एकेडमी के अवार्ड्स रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत 1.50 करोड़ रुपीस के जो है उन्होंने अवार्ड रखे हुए हैं। इसके अलावा मुख्य महर्षि वाल्मीकि के चित्रकूट के मेमोरियल के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। इसके अलावा संत रविदास जी के लिए जो कि वाराणसी में, इसके अलावा निषाद राज के लिए, और ये जो अलग अलग
कि ये जो सुविधाएं हैं इनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इन सभी के लिए इन्होंने मिला करके 200 करोड़ रुपीस का आवंटन करा है। तो क्या कुछ खास है इस पूरी की पूरी स्कीम में, ये सारी की सारी चीजें जानेंगे। अभी पहले आप थोड़ा जानते जाइए कि क्या क्या उन्होंने आवंटित किया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो है करप्शन के खिलाफ काम करने की बात कही है, जिसके तहत इन्होंने 1700 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट कर दिए हैं। और उसी के साथ साथ इन्होंने एक एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जो कि 8 डिवीजन में काम करेगी, जिसमें अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट और इसके अलावा ये क्या वृंदावन लिखा है, देवी पाटन के अलावा मिर्जापुर, प्रयागराज और सहारनपुर, इन जगहों पर ये जो है पूरी की पूरी एक एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करेगी। इसके अलावा फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने सेफ सिटी के बारे में बात कर रखी है, जो कि लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में, गोरखपुर में, आगरा में और प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में 253 करोड़ रुपीस की लागत से बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 276 करोड़ रुपीस के आसपास का इन्होंने जो है यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करा है। अगर हम लोग ध्यान से देखें इस बजट को तो यहाँ पर जो मेन मोटो निकल करके आ रहा है, उन्होंने अभी तक के बजट के सेशन से एक बात समझ में आ रही है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बार जो है मोस्ट प्रोबेबली जो ध्यान दिया है वो कल्चर के क्षेत्र में जो भी चीजें, जो भी हमारी विरासत स्थल है उनको कंजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा रुपीस खर्च करे हैं। बहुत ज्यादा एक बड़ा फंड यहाँ पे इनको दिया हुआ है। और वैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो है इतना सारा रुपया खर्च करने के बजाय अगर गरीबों के कल्याण में लगाते, ये बात जहां तक ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अपने हिस्ट्री की बात करें तो अपने विरासत को, अपने कल्चर को संभालना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इसी के द्वारा हमें पता चलता है कि हम लोग किस तरीके की डायनेस्टी से, किस तरीके की पिछले पूरे के पूरे शासनकाल के दौरान किस तरीके की चीजों को झेलते हुए आगे आए हैं। तो अपने इतिहास को याद रखना अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास से सीखने को हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और आगे आने वाली बहुत सारी घटनाएं इस बात का उदाहरण है कि हम लोग पीछे से सीखते हुए अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल्चरल कंजर्वेशन करना हमें, मुझे लगता है कि अपने समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जो कि मुख्यमंत्री जी ने किया है, और आई होप कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर हम लोग आगे बात करें बजट की, तो यहाँ पर जो और भी बजट की बात करें तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भी जो है 250 करोड़ से 600 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। विमेन पेंशन योजना के तहत भी बहुत सारे रुपए, यानी कि 1612 करोड़ से लेकर के 4032 करोड़ के आसपास की स्कीम को लॉन्च कर दी गई है। ओल्ड पेंशन योजना की अगर हम लोग बात करें तो उसके तहत भी मुख्यमंत्री जी ने 360 करोड़ से लेकर के 7053 करोड़ रुपीस के आसपास का आवंटन कर दिया है। तो ये उन लोगों के लिए, विमेन पेंशन अगर बात कर लें हम लोग, सामूहिक विवाह बात कर लें, या फिर ओल्ड पेंशन, तो ये उस तबके के लिए ये जो पूरी की पूरी योजनाएं चलाई गई हैं, मुख्य रूप से वो जिनको इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं या फिर जो कि ओल्ड एज के हो चुके हैं, जो अपनी खुद सहायता नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो बहुत ही अच्छी एक तरीके से कहा जाए तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी लेके आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, बजट में आगे देखते हैं क्या है। अगर हम लोग आगे बात करें तो बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना के तहत, हम सभी लोग जानते हैं कि जो कल्याण सिंह थे वो उत्तर प्रदेश सरकार में, जब बाबरी मस्जिद वाला एक इंसिडेंट हुआ था 1992 में, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह ही थे। और इसके अलावा अगर कल्याण सिंह की बात करें तो उन्हीं चीफ मिनिस्टर के नाम पर जो है ये योजना शुरू करी गई है, बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना, जिसके तहत गांव की स्ट्रीट लाइट में जो है वो स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, जो कि रोड के किनारे लगी होती स्ट्रीट लाइट्स, उनका निर्माण कराया जाएगा। तो दैट्स गुड कि अब जो है गांव में भी लोगों को बिजली जो है मिल पाएगी। रात में अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाता है गांव में। अगर यहीं पे एक्सप्रेसवे या हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 511 करोड़ रुपीस के आसपास का आवंटन करा गया है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बहुत दिनों से बन रहा है। इसके अलावा 29 करोड़ रुपीस का डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में कर दिया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 201 करोड़ रुपीस का आवंटन कर दिया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में।
हम सभी को मालूम है कि अयोध्या में एक एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मर्यादा श्री राम एयरपोर्ट। और इसका जो भी आयोजन कराया जा रहा है उसके लिए 201 करोड़ रुपीस का जो है वो आवंटन कर दिया है सरकार ने। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 201 करोड़ रुपीस जो है इसके लिए बहुत खर्चे जा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में हम लोगों को इसको टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही बढ़िया हाइक देखने को मिल सकता है। और टूरिज्म में हाइक मिलने की वजह से हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है, जो कि उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक मिनिस्टर मिस्टर खन्ना ने कहा था कि हम लोग 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की तरफ देख रहे हैं। तो अगर हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ अगर टूरिज्म सेक्टर में हाइक आता है तो यूपी में एक बहुत ही, यूपी की जो गवर्नमेंट है उसके खजाने में जाहिर सी बात है बहुत सा धन की वृद्धि हो जाएगी। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल तो हम लोग बजट की चर्चा कर रहे हैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे हम लोग बात करें तो इन्होंने 400 करोड़ रुपए जो है 400 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने अलॉट कर दिए हैं बुंदेलखंड में, जो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा था, जो कि पीएम मोदी ने भी इसको इनॉग्रेट करा था। और इसकी चर्चा जो है शायद जो हमारा नेशनल बजट होता है उसके दौरान भी हुई थी कि हम लोग 2 डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। और उसमें शायद ये विपिन रावत वाला जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसी की बात करी जा रही है। और इसके अलावा 100 करोड़ रुपीस जो है वो माइक्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो कि वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चलने वाला है, उसके लिए आवंटित करे हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से इस चीज को भी देखें यहाँ पे, तो ये जो विपिन रावत वाला ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इससे बहुत सारे हम एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करके उत्तर प्रदेश, जाहिर सी बात है सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग गुजरात और महाराष्ट्र में जाके नौकरी करते हैं। तो उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जब यहाँ पे होगा तो एक बहुत बड़ी तादाद में वर्किंग कैपेसिटी यहाँ पे होगी। और वर्किंग कैपेसिटी होने के साथ ही जो उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना है वो साकार हो पाएगा। तो रोजगार के नजरिए से अगर देखा जाए तो एक तो टूरिज्म सेक्टर जो कि अयोध्या में बढ़ सकता है, और एक जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो कि यहाँ पे बढ़ सकता है बुंदेलखंड में। बहुत अच्छे साइंस है उत्तर प्रदेश के जो विकास के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें बजट की तो 103 करोड़ रुपए का आवंटन इन्होंने कर दिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि प्रयागराज में बनने वाली है, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छात्र बाहर के स्टेट्स में पढ़ने के लिए जाते हैं लॉ। आई होप कि आगे आने वाले समय में लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बन जाने से उत्तर प्रदेश से ही ये शिक्षा हासिल कर पाएंगे और उन्हें बाहर ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा अपने घर से। ये भी एक अच्छा स्टेप है जो लिया गया है। इसके अलावा एमबीबीएस और एमएस के लिए भी, पीजी डिप्लोमा के लिए भी, हम लोगों को पता है यूक्रेन में जो अभी क्राइसिस आए थे वहां पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट फंस गए थे जो कि डॉक्टरी पढ़ने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। इसके अलावा यूक्रेन के अलावा बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो कजाकिस्तान या किर्गिस्तान वगैरह भी जाते हैं डॉक्टरी करने के लिए, रशिया भी जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो ये बाहर जाते हैं उनको रोकने के लिए, या यूं कहें कि भारतीय पैसा विदेश में जाने की और रोकने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा इस इन क्राइसिस से भी बचने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया ये कदम काफी सराहनीय कहा जा सकता है। आगे अगर हम लोग बजट की बात करें तो विवेकानंद युवा सुशाकृतन योजना, सशक्तिकरण योजना, सॉरी, विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो है, इसके तहत भी इन्होंने 1500 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है, जो कि स्मार्टफोन और लैप टैबलेट्स वगैरह बांटे जाएंगे। इसके अलावा ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 करोड़ के आसपास टैबलेट और स्मार्टफोन को अगले 5 सालों के लिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो वैसे ठीक है, हालांकि इनको थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट के सशक्तिकरण के लिए अगर बात करें तो एक हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पॉलिसी लेके आनी चाहिए थी, ताकि वो लोग यहीं पर अच्छे से अच्छी एजुकेशन क्वालिटी के साथ जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है चीज़ों को सीख सकते। टेबलेट देने से कोई हालांकि ज़्यादा एम्पावर होता नहीं है। चलिए फिर भी आगे बात करते हैं। और यहाँ पे जो स्पेशली जो बजट में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है
सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो पुजारियों और साधु संतों के लिए जो है वो उनके लिए भी एक वेलफेयर का जो इन्होंने फंड का ऐलान कर दिया, जो कि लगभग 1 करोड़ रुपीस के आसपास का फंड है। तो पहली बार मुझे लगता है ऐसा कुछ चीज हुआ है कि किसी भी साधु संत की कम्युनिटी के लिए किसी सरकार ने इस तरीके के एक तरीके से फंड का आवंटन कर रखा हो। तो जहां तक बात है, तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी कम्युनिटीज का एक साथ दान देने की कोशिश करी गई है इस बजट में। हर तरीके की कम्युनिटी को लुभावने की कोशिश करी गई है। तो अगर हम लोग बात करें आगे की, तो इसके अलावा जो है एक और जल जीवन मिशन योजना के तहत उन क्षेत्रों में जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, गर्मी के क्षेत्रों में पानी का लेवल बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, जैसे कि अगर हम लोग बुंदेलखंड के कुछ एरियाज की बात करें या पूर्वांचल के कुछ एरियाज की बात करें, तो 19,500 करोड़ रुपीस के आसपास का जल के संसाधन को सुधारने के लिए जो है इनके ऊपर खर्च करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जल की वजह से परेशान होते हैं, बहुत दूर से उनको पानी लेके के आने के लिए आना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैटल बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो कैटल बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि बुंदेलखंड रीजन में काफी ज्यादा होती है, कैटल बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी अभी हम लोग बात करेंगे किस तरीके से ये करा जाता है और किस तरीके से इसको प्रमोट करने के लिए जो है यूपी गवर्नमेंट ने अगले 5 सालों के लिए एक प्लान रखा है। तो बुंदेलखंड में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे एक जनरल विपिन रावत का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बुंदेलखंड को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी इंकरेज करा जा रहा है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो बुंदेलखंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर इसी पर्सपेक्टिव से आगे बढ़े हम लोग, तो हम लोग देख पाएंगे कि भामाशाह भाव स्थिरता योजना के तहत भी 100 करोड़ रुपीस का आवंटन कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पे जो सब्जियां उगाने वाले किसान हैं उनके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी एक लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत उन्हें 17,500 करोड़ रुपीस के आसपास का एक एमएसपी सेट करके दिया जाएगा और उन्हें इनकरेज करा जाएगा वीट और पैडी वगैरह इन सभी प्रिक्योरमेंट के लिए। इसके अलावा वेजिटेबल्स के लिए भी। तो एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग नेचर जो है योगी गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है किसानों की तरफ भी। अभी तक हालांकि हम लोगों ने अगर जितनी भी बात कर रखी, इसमें अभी कहीं पे भी लेबर और मजदूर कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ खास देखने को मिला नहीं है। कुछ खास अभी तक हम जो देख पा रहे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ अभी देखने को नहीं मिला है। हाँ, हालांकि मॉक्स के लिए, इसके अलावा कल्चरल डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा रुपीस जो है खर्च कर रखा है यूपी गवर्नमेंट ने। यहीं पे अगर हम लोग एलपीजी सिलेंडर्स की बात करें, तो एलपीजी सिलेंडर्स जो कि बेनिफिशियरी हैं उज्ज्वला योजना के तहत, उनको होली और दिवाली में जो है 3,301 करोड़ रुपीस के आसपास का बजट एलोकेट किया, जिसमें उन्हें साल में 2 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। इसमें उन्होंने साल भर में 2 सिलेंडर लगभग फ्री देने की बात करी गई है, और ये 2 सिलेंडर एक होली पे मिलेगा और एक दीपावली पे मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं भाई कि क्या कहा है इन्होंने। चलिए, तो यहाँ से इनकी जो है वो न्यूज खत्म होती है। अब हम लोग इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए इसका हम लोग जो है डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और डिटेल्ड बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या कुछ इन्होंने कह रखा है। तो चलिए हम लोग जो है एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं और इस व्हाइट बोर्ड के साथ ही हम लोग यहाँ पे कलर अपना चूज करेंगे, रेड कलर, और इसको क्लोज करेंगे। चलिए, तो जैसा कि हम लोगों ने देख पाया यहाँ पे कि 6 लाख करोड़ रुपीस का जो है 6 लाख करोड़ रुपीस का जो है बजट यहाँ पे अनाउंस करा गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि 39,181 करोड़ रुपीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यू स्कीम्स के लिए लॉन्च कर दिए गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ न्यू स्कीम्स के लिए थे। तो जाहिर सी बात है, हम लोग अगर ध्यान से देखें तो नई स्कीमों पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ खास जो है वो बताया गया है। हालांकि लगभग बजट के बारे में हम लोगों ने देख लिया है।
सबसे पहली बात जो हम लोगों ने देखी 276 करोड़ रुपीस जो है वो स्पेशल फोर्सेस के लिए गठित करे गए। स्पेशल फोर्सेस किस लिए? ताकि जो काशी, मथुरा और इसके अलावा अयोध्या की जो ये पूरी की पूरी पावन भूमि है, इनको प्रोक्योर करने के लिए कोई इन पे अटैक ना करे, इन सभी के लिए इन्होंने जो है 263 करोड़ रुपीस का आवंटन कर दिया है। उसके लिए स्पेशल फोर्सेस का इन्होंने गठन कर रखा है। तो ये एक जो है देखा जाए ध्यान से तो कल्चरल अपने मॉन्यूमेंट्स को बचाने की एक कवायद जो यूपी गवर्नमेंट में हमेशा से ही दिखाई दी है, उसी तरीके का इनका जो पूरा का पूरा इंटेंशन है वो क्लियर समझ में आता है। इसके अलावा अगर हम लोग विमेन वेलफेयर की बात, तो यहाँ पर उनके निर्माण करा है, जिसके लिए उन्होंने 72 करोड़ रुपीस का आवंटन करा गया है विमेंस के लिए, वो विमेंस के लिए है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मिशन शक्ति के तहत जो इन्होंने विमेंस को जो है इंपावर करने के लिए माइक्रो, स्मॉल और स्केल इंडस्ट्री की तरफ से 20 करोड़ रुपीस का आवंटन कर दिया है विमेंस के लिए, ये भी विमेंस के लिए है। तो विमेंस के लिए भी इन्होंने कुछ हद तक चीजों को सही करने का प्रयास किया है। इन्होंने हर तबके को पकड़ने का प्रयास किया है। इसी के तहत इन्होंने फार्मर्स के एक्सीडेंट के लिए, अगर कोई भी फार्मर एक्सीडेंटली कोई भी हादसा उसके साथ हो जाता है, तो ऐसे में उसके लिए इन्होंने 650 करोड़ रुपीस के आसपास का एक बजट प्रस्तुत कर दिया है, जिसको इन्होंने आवंटित करके अलग से सिक्योर कर रखा है कि अगर कोई भी किसान को अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, चाहे उसकी डेथ होती है या वो सीरियस इंजरी होती है, तो उसको 5 लाख रुपए पर किसान के आसपास का, फार्मर के आसपास का उसको अनुदान दिया जाएगा। तो वैसे देखने में तो स्कीम काफी अट्रैक्टिव लगती है, बाकी ग्राउंड लेवल पे इसका क्या काम हो पाता है वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इसके अलावा इन्होंने किसानों के लिए अनाउंसमेंट किया कि 15,000 सोलर पंप्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा 6.20 लाख क्विंटल के सीड्स खरीदे जाएंगे, सीड्स जो है वो बंटवाए जाएंगे किसानों के अंदर। इसके अलावा 119 मीट्रिक टन का फर्टिलाइजर जो है वो भी किसानों के अंदर वितरित कराया जाएगा। इसके अलावा जो है 1,000 करोड़ रुपीस का जो है एक अलग से सीएम इरिगेशन स्कीम के तहत, यानी कि सिंचाई के तहत जो है इन किसानों के लिए अलग से सिक्योर करके रखा जाएगा मुख्यमंत्री कोष के तहत, वहां पे पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा। तो जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो उसका भी इनको यूज करने का मौका मिलेगा। अब अगर हम लोग बात करें यूथ की, तो यूथ के लिए जो सबसे पहला काम जो योगी गवर्नमेंट गिना रही है कि ये फ्री टैबलेट और लैपटॉप जो है वो बांट रहे हैं। तो अगर फ्री टैबलेट और लैपटॉप की बात को हटा दें, जो कि ये 12 लाख के आसपास बोल रहे हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है, कोई भी ऐसा इनके पास ऐसा कोई सेट प्लान नहीं है जिसके तहत कोई भी स्टूडेंट जो है अच्छे से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू ऑन कर सके या फिर अपने एजुकेशन के लिए लोन वगैरह ले सके। हो सकता है कि कोई और पहले से ही इसके बारे में स्कीम चल रही है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, उसके बारे में मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा कि क्या है, लेकिन फिलहाल अभी तक बजट में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। अगर हम लोग वहीं पे आगे बात करें तो इन्होंने जो है एक स्वामी विवेकानंद एम्पावरमेंट स्कीम बना रखी, जिसके तहत स्वामी विवेकानंद एम्पावरमेंट स्कीम, इसके तहत इन्होंने 1500 करोड़ रुपीस का आवंटन कर रखा है। 1500 करोड़ रुपीस का आवंटन कर रखा है। इसके तहत जो है ये युवा लोगों को एम्पावर करने की स्कीम है, जिसके तहत वो लोन बांटेंगे लोगों को और वो अपना स्टार्टअप वगैरह खोल सकते हैं। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 10,000 स्टार्टअप्स जो है वो यूपी में जो है आगे आने वाले समय में किए जाएं। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। हालांकि कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कि अभ्युदय योजना यहाँ पे एक स्टार्ट करी गई है, हालांकि ये पहले से भी चलती है, जिसके तहत जो है फ्री कोचिंग जो है वो बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है, जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फ्री कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। उसके अलावा वाराणसी में 95 करोड़ रुपीस के आसपास से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण कराया जा रहा है,
इसके अलावा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सॉरी, जो कि मेरठ में है, वो भी 700 करोड़ रुपीस के आसपास के टोटल बजट से बन रही है। तो मुख्यतः अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मोस्टली पैसा जो खर्च करा गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए करा गया है। यूथ को पावर करने के लिए अभी कोई ऐसी विशेष और तगड़ी योजना है नहीं जिसके तहत ये कहा जा सके कि हाँ कोई यूथ के लिए एक बहुत ही तगड़ी योजना है, या फिर किसी लेबर सेक्टर के लिए। लेबर सेक्टर के लिए जो इन्होंने बात करी है वो सिर्फ और सिर्फ मनरेगा के तहत जो है चीज़ों को, इनको रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में बात करी गई है, जो कि बहुत ही पुरानी स्कीम है, सभी लोग जानते हैं 2009 से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो इसके बारे में इन्होंने कुछ खास करा नहीं है। उज्ज्वला योजना के तहत सभी को मालूम है कि 2 सिलेंडर जो है वो इन्होंने देने की बात कही है। ये ठीक है, हालांकि इन्हें यूथ को और थोड़ा सा लोगों को एम्पावर करने के लिए भी जो है कुछ योजनाएं लेके आनी चाहिए थी। बाकी ठीक है, हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों के पॉइंट को तैयार कर लेंगे कि किस तरीके से हमें लिखना है। हम लोग इस पॉइंट को धीरे धीरे मेंशन हर जगह करते जाएंगे, क्या क्या किस तरीके से ये पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या बजट का क्या क्या मेन पॉइंट्स रहे उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बुंदेलखंड में, हम लोगों ने अभी पढ़ा था और फिर मैंने बताया भी था कि अभी हम इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि ये बुंदेलखंड में जो कैटल फार्मिंग है वो क्या है। तो कैटल फार्मिंग की जहाँ तक बात करी जाए तो कैटल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कैटल फार्मिंग बेसिकली करी जाती है ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। ऑर्गेनिक खेती जहाँ पे फर्टिलाइजर का उपयोग बहुत कम होता है, या फिर हम लोग जो भी फर्टिलाइजर का यूज करते हैं वो पूरी तरीके से जैविक फर्टिलाइजर होता है, यानी कि वो बिल्कुल भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं होता है, लैब मेड नहीं होता है। जो खाद जो है, जो जानवरों के गोबर से बना हुआ खाद होता है वो बना होता है, उसी से हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं और बैलों से जो है इसको खेतों को जोतते हैं। वो सारी की सारी चीजें जो है ऑर्गेनिक खेती के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक जो है इन्होंने निषाद राज योजना भी शुरू करी है, जिसके तहत इन्होंने 40% की छूट दी है उन सभी लोगों को जो कि बोट खरीद के अपना व्यापार करते हैं, मछली पालन करते हैं, जिनके तहत अगर कोई भी मछुआरा 1 लाख तक की अगर कोई भी बोट खरीदता है तो उसमें 40% यानी कि 40,000 रुपए की सब्सिडी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी, और बाकी का बचा हुआ 60,000 जो है वो मछुआरों को अपनी तरफ से ही वहन करना पड़ेगा। तो हर तबके को साधने का प्रयास करा गया यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये निषाद राज योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना के तहत, यहाँ पे भी सरकार ने ये प्रक्योर करने की कोशिश कर रखी है कि अगर कोई भी फैमिली पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम का लाभ नहीं ले रही है तो ऐसी पूरी की पूरी फैमिली को भी उन्होंने एक तरीके से सर्वे कराने के लिए ऑर्डर दिए हैं, या बात रखी है कि वो भी ऐसे लोगों का सर्वे कराएंगे कि कैसे कितने लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम का कोई लाभ नहीं ले रहे हैं, ताकि जो उनकी योजनाएं हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंच सके। तो आई होप कि ये यूपी का बजट जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सभी पॉइंटों को आप लोग मेंशन कर लेंगे, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आप लोग मेंशन कर लेंगे, और आगे आने वाले समय में इन सभी डेटा को बेसिकली याद रखेंगे। डेटा को याद रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1 डे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उनके बारे में पता होना ज़्यादा जरूरी है कि वो क्या चीज़ों के बारे में, कौन कौन सी योजनाएं थी, वो योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पीएससी के एग्जामिनेशन की, तो इन सभी योजनाओं को, अगर आप उत्तर प्रदेश पीएससी की बात कर रहे हैं तो आप इन सभी योजनाओं के बारे में क्या क्या इनका डेटा था, क्या इनका उद्देश्य था, इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा गया और इनके क्या रिजल्ट्स रहे, इन सभी के बारे में चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए और एक अच्छे से नोट्स बना करके अपने पास रख लेने चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। फिर मैं आप सभी लोगों से वही चीज कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को अगर ये सारी चीजें पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये रात्रि शुभ हो।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।